आज के हमारे दूसरे वक्ता डॉक्टर गौरांग लाइंसवाला सर, एमडी पंचकर्मा, सुपरिटेंडेंट इन आईकेएम आयुर्वेद हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। सर का 15 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस है। सर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एचजीटी यूनिवर्सिटी रह चुके हैं। 2005 से सूरत आयुर्वेद कंसल्टेंट एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं। सर एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं। लायंस क्लब ऑफ सूरत मतलब नॉर्थ सूरत के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। 2006 में गो बैक टू आयुर्वेदा नेशनल कॉन्फ्रेंस एग्जीबिशन के सर चेयरमैन रह चुके हैं। सर का आज का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। तो मैं सर से ये निवेदन करूंगी कि सर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। डॉक्टर गौरांग लाइंसवाला सर। स्क्रीन शेयर कर देगा। नमस्कार। आप सभी को धन्वंतरि जयंती की शुभकामनाएं। आज इस पर्व पे आयुर्वेदा फॉर न्यूट्रिशन के ऊपर मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूंगा। आई थिंक आप स्लाइड देख रहे होंगे। ओके, थैंक यू। स्लाइड मूवमेंट में थी। आपसे पहले मैं फंडामेंटल ऑफ आयुर्वेद की बात करूंगा। जब आयुर्वेद की बात होती है तो सामान्य जनमानस में त्रिदोष के बारे में लोग ज्यादा जानते हैं, लेकिन त्रिदोष के साथ साथ सप्त धातु, त्रिमल और अग्नि, ये कंसेप्ट भी बहुत जरूरी है आयुर्वेद को समझने के लिए। और दवे सर ने आपसे बात की थी इसके बारे में। मैं त्रिदोष के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो वात, पित्त और कफ, ये तीनों जो है वो त्रिदोष के नाम से आयुर्वेद में प्रचलित है। इसको दोष क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ये बिगड़ते हैं तो उनका नेचर ऐसा होता है कि वो हमारे शरीर को भी बिगाड़ने का काम करते हैं। लेकिन जब ये सही रहते हैं तब हमारी बॉडी को एकदम हेल्दी भी रखते हैं और इक्विलिब्रियम में भी रखते हैं। तो ये वात, पित्त और कफ है क्या? ये पिक्चर्स मैंने कुछ रखे हुए हैं, तो इसे देखकर आप वात के बारे में कुछ समझ पाएंगे। आप ब्रह्मांड में हम जब देखते हैं तो डेली सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, ऋतुएं चेंज होती है। आज हम दीपावली का पर्व मना रहे हैं, अगले साल भी मनाएंगे। तो ये जो टाइम टू टाइम जो चेंजेस होते हैं, और ये सभी चेंजेस एक गति के माध्यम से हो रहे हैं, और ये जो गति दे रहा है वो वात दे रहा है। उसी प्रकार हमारे शरीर में भी जितना भी क्रियात्मक परिवर्तन होता है वो सभी वात दोष के कारण होते हैं। माता के गर्भ में
जब गर्भ का स्थापन होता है तब वो एक छोटा सा सेल होता है और बाद में उसमें डिवीजन शुरू होता है। एक सेल में से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस प्रकार डिवीजन होते होते एक पूरा मनुष्य का शरीर बनता है और ये डिवीजन अप टू दी एंड ऑफ द लाइफ वहां तक चलता रहता है। यानी कि जो भी क्रियात्मक चेंजेस बॉडी में जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है वो वात दोष की वजह से होती है। उसी प्रकार साइमल्टेनियसली एक दूसरी चीज भी होती है और वो है ऊष्माकीय परिवर्तन। हमारे बॉडी में कंटिन्यूस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चालू रहती है और मेटाबॉलिज्म चलता रहता है और उससे ही बॉडी का टेम्परेचर भी हमारा मेंटेन रहता है। तो ये सभी चीजें जो होती है वो पित्त दोष की कारण होती है। यानी हमारे बॉडी में क्रियात्मक परिवर्तन होता है, ऊष्माकीय परिवर्तन होता है और उसी प्रकार जो तीसरा परिवर्तन होता है वो है रचनाकीय परिवर्तन, यानी कि स्ट्रक्चरल चेंजेस। बॉडी में सभी सेल्स जो पैदा होते हैं उसकी एक लाइफ रहती है और वो लाइफ खत्म होते ही वो सेल हमारे बॉडी में से निकल जाता है, लेकिन उसका स्थान दूसरा नया सेल ले लेता है और हमें पता ही नहीं चलता है कि भाई हमारे बॉडी में ये चेंजेस हो गए। यानी कि जो रचनाकीय तौर पे जो परिवर्तन होते रहते हैं वो कफ दोष की वजह से होता है। तो इसी प्रकार हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ ये तीनों जब अपने नॉर्मल वे में काम करते हैं तब हमारा बॉडी स्वस्थ रहता है। लेकिन कहीं भी रचनाकीय तौर पे या क्रियात्मक तौर पे या ऊष्माकीय तौर पे जब परिवर्तन होता है तब हमारे शरीर में डिसीज शुरू हो जाते हैं। और जब आप किसी भी आयुर्वेद के वैद्य के पास जाएंगे तब वो इसी को एसेस करने की कोशिश करेगा कि बॉडी में कौन से लेवल पे चेंजेस है। कई बार स्ट्रक्चरल डिसीज हो सकते हैं, कई बार मेटाबॉलिक डिसीज हो सकते हैं, कई बार फंक्शनल डिसीज हो सकते हैं और कई बार इन तीनों का या 2 का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो इस प्रकार ये 3 दोषों को जानना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार से हमारा बॉडी जो है वो 7 धातुओं का बना है। धातु इसलिए कहते हैं कि वो हमें 100 साल तक जीने की शक्ति देता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड धातु। लेकिन इट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज, यानी कि हमारा बॉडी है वो 7 प्रकार के टिश्यू का बना है जिसके अंदर रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, जिसको हम प्लाज्मा है, ब्लड सेल्स है, मस्कुलर सेल्स, मसल सेल्स है, एडिपोस टिश्यू है, बोन एंड कार्टिलेजिस है, नर्व टिश्यूज है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये सभी चीजें हमारी बॉडी में है वो ये सप्त धातु से बनी हुई है। और आयुर्वेद में भी ये अलग तरीके से उन्हें एक्सप्लेन किया गया है और इससे ही हमारा पूरा शरीर बनता है। यानी कि ये जो सप्त धातु है अगर वो अपने नॉर्मल कंडीशन में रहती है तब आप इजीली कलयुग में 100 साल तक जी सकते हैं। सतयुग में लोग 400 साल तक जीते थे, लेकिन कलयुग में आप 100 साल तक जी सकते हो। उसी प्रकार से वेस्ट प्रोडक्ट्स है जिसे हम स्टूल, यूरिन और पसीना, पर्सपिरेशन कहते हैं, यानी कि पुरुष मूत्र और स्वेद, ये 3 मल मेजर है जो हमारे बॉडी में से डेली वो निकलने बहुत जरूरी है। और उसके अलावा भी बहुत छोटे मोटे मल है, उसको मैं ज्यादा वो हाईलाइट नहीं करूंगा ये, लेकिन ये मुख्य 3 मल है जो जब आप घर में कुछ भी लेके आते हो, मान लीजिए कि आप वेजिटेबल से लेके और कुछ भी लेके आते हो तो उसमें से जो चीज आपको चाहिए वो आप निकल लेते हैं, बाकी की चीज डस्टबिन में जाती है। तो वो डे टू डे वो डस्टबिन में आया हुआ कचरा है उस घर से बाहर जाना चाहिए। अगर वो नहीं निकलता है तो 1 हफ्ते में आपका घर कचरे का ढेर हो जाता है। उसी प्रकार हमारे शरीर में से जो मल बनते हैं, यानी कि हम जो खाना खाते हैं और उसका जब पाचन हो जाता है तब उसमें से सार भाग बनता है और कीट यानी मल भी बनते हैं और वो मल जो है वो बॉडी में से निकलते रहते हैं और इसी की वजह से हमारा जो ब्लड है वो भी प्योरीफाई होता है, हमारा बॉडी का ऑक्सीजन लेवल भी मेंटेन रहता है और यूरिन के माध्यम से भी बहुत सारा कचरा निकल जाता है। तो ये मल जो है इट इज ऑल्सो वेरी रिक्वायर्ड थिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो अग्नि है। ये अग्नि जो है वो हमारे बॉडी को नियंत्रित करती है। आदमी जब मर जाता है तब हम देखते हैं कि उनके बॉडी का टेम्परेचर टोटली चला जाता है, वो बॉडी ठंडा हो जाता है एक्चुअली। तो जब तक आदमी जीता है तब तक उसके शरीर में एक गर्मी बनी रहती है। आप चाहे हिमालय पे चले जाओ या फिर आप कन्याकुमारी चले जाओ, हिमालय की ठंडी भी आपके बॉडी के टेम्परेचर को
एक लेवल से नीचे कम नहीं कर सकती है, और कन्याकुमारी की गर्मी जो है वो आपके बॉडी के टेम्परेचर को एक लेवल से ऊपर तक नहीं ले जा सकती। तो ये जो हमारी बॉडी को जो स्ट्रेंथ देता है, जो हमें काल और दिशा के सामने शक्ति दे रहा है प्रतिकार करने की, वो है हमारी अग्नि। हमारे शरीर में 13 प्रकार की अग्नियां हैं। जो है सबसे पहली जठराग्नि है, जो हमारा जो हम खाना खाते हैं उसके ऊपर वो काम करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करती है। 7 प्रकार के टिश्यू की 7 धात्वाग्नि जिसे कहते हैं, जो टिश्यू मेटाबॉलिज्म के लेवल पे काम करती है। और जो महाभूताग्नि है वो शरीर के मलों का नियमन करती है, वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो है उसको बैलेंस करती है। तो ये 4 जो है वो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा है, और इसको अगर हम समझ लेते हैं तो बहुत कुछ फायदा आयुर्वेद को पेशेंट को भी समझने में और इलाज में भी काफी वो समझने में यूजफुल है। लेकिन अभी जो मुझे बात करनी है वो हमारे हीटिंग हैबिट्स के बारे में बात करनी है। ये मैंने कुछ फोटोज में शेयर कर रहा हूँ, व्हाट इज योर ईटिंग हैबिट्स। मे बी आप ये जो फोटोग्राफ में है उसमें से हो सकते हो, या ये फोटोग्राफ में है उसमें से हो सकते हो, या फिर मोबाइल देखते देखते खाना खाने वाले में से हो सकते हो, या कंप्यूटर वर्क के साथ भोजन करने वाले भी हो सकते हो। बट ये चारों चीज है वो गलत है। तो हमारी ईटिंग हैबिट कैसे होनी चाहिए, इसके लिए आयुर्वेद में त्रिविध कुक्षी अध्याय दिया गया है, जिसमें शायद देवस साहब ने भी एक्सप्लेन किया होगा कि हमारे जो भोजन ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो सीजन टू सीजन, ऋतु टू ऋतु चेंज होती रहती है। लेकिन जिस सीजन में आप जितना भोजन ग्रहण कर सकते हो उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। एक पार्ट जो है वो सॉलिड फूड के लिए रखिए, एक पार्ट जो है वो लिक्विड फूड के लिए रखिए, और एक पार्ट जो है उसको आप कुछ मत खाइए। अगर ये तरीके से अगर आप खाना खाएंगे तो आप कभी भी बीमार नहीं होंगे और आपका बॉडी इजीली ये फूड को डाइजेस्ट कर पाएगा। दूसरी बात ये हो जाती है कि अगर हैवी फूड यानी कि जो पचने में भारी चीज है वो हमेशा कम खाना चाहिए, यानी कि ये जो बताया गया है उससे भी 1/3 पोजीशन में वो खानी चाहिए। और जो चीज हल्की है तो ऐसा मत सोचे कि ये हम भेल खा रहे हैं या पानी पूरी खा रहे हैं और काफी लाइट है तो हम उसको और दबा के खाएं। यानी कि हल्की चीज भी जो है वो आपकी मात्रा से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी मात्रा स्थिति जो अध्याय में वही बात की है। लेकिन आप कैसे पता चलेगा कि हमने जो खाना खाया है वो सही मात्रा में है या नहीं। तो ईटिंग फूड डज नॉट क्रिएट प्रेशर ऑन स्टमक। आपके प्रेशर पे किसी भी स्टमक पे किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं आना चाहिए। डजंट फील हैवीनेस इन एब्डोमेन और चेस्ट आफ्टर फूड। आपको भोजन करने के बाद आपके पेट में या चेस्ट एरिया में कहीं भी भारीपन महसूस नहीं होना चाहिए। कई बार किसी को खाना खाने के बाद चेस्ट पेन होता है तो वो चीज भी नहीं होनी चाहिए। आपके जितने भी सेंस ऑर्गन्स है इट फील्स नरिश्ड एंड हैप्पी। यानी कि भोजन करने के बाद आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई मेरी आंखें बंद हो रही है और मुझे सो जाना चाहिए, या फिर आपको कोई भी जो आपकी इंद्रियों से जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं वो एक्टिविटी करने में आपका इंटरेस्ट कम हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब आपने आपकी पाचन शक्ति से ज्यादा भोजन किया हुआ है। सेटिस्फैक्शन ऑफ हंगर एंड थर्स्ट। आपको जो भूख लगी है या प्यास लगी है उसका सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या है कि आपका ब्रेन और पेट के बीच का कनेक्शन डेवलप होना चाहिए, जिससे एक बार सेटिस्फैक्शन होता है तो आप रुक जाते हो, ठीक है। लेकिन जब आप आपकी इच्छा से जब खाते हो तब आपको पता नहीं चलता है कि सेटिस्फैक्शन हुआ कि नहीं हुआ है। आपको अगर पिज्जा बहुत ज्यादा पसंद है तो आप 2 की जगह 6 खा लोगे, और वो आपका वहाँ सेटिस्फेक्शन की बात नहीं आती है, वहाँ इच्छा की बात आ जाती है। तो वो सेटिस्फेक्शन को समझना बहुत जरूरी है। फील कंफर्टेबल इन सिटिंग, वॉकिंग, ब्रीथिंग, लाफिंग एंड स्पीकिंग और लाई डाउन। यानी कि भोजन करने के बाद आप किसी भी पोजीशन में हो, वो पोजीशन में आपको कंफर्टेबल फीलिंग आनी बहुत जरूरी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बैठने में कंफर्ट नहीं लग रहा है, सांस लेने में ज्यादा दिक्कत लग रही है, या आपको हंसने में और बोलने में भी कई बार ऐसा होता है कि लोग भोजन करने के बाद बात करने का भी उनको इतना होश नहीं रहता है, या वो श्रम उनको लगता है, या जोरों से बोल भी नहीं पाते, तो ये चीज आपको ऐसा दिखा रहा है कि आप ज्यादा गलत मात्रा में भोजन कर रहे हो। डजंट फील लिथार्जी, स्लीपी और इनएक्टिव आफ्टर मील, जो मैंने पहले बताया।
Eaten food must be digest in proper time period and feel hunger at next meal time. यानी कि आपने अगर दोपहर का भोजन खाया है तो वो शाम के भोजन तक आपको हजम हो जाना चाहिए, वो डाइजेस्ट हो जाना चाहिए, और शाम को भी आपको अच्छे से भूख लगनी चाहिए। तो ये सबसे बढ़िया एक आपको असेसमेंट रहेगा कि भाई मैंने दोपहर को मुझे भूख लगी, मैंने खाया और वो शाम तक मुझे डाइजेस्ट हो गया और शाम को भी मुझे भूख लगी। तो ये सारे लक्षण से आपको पता चलेगा कि आप सही मात्रा में भोजन कर रहे हो। फूड क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद में बताया गया है कि आयुर्वेदा में कहा है कि आहार मात्रा पुनः अग्निबल अपेक्षानी, यानी उतना ही खाइए जितना पचा सकते हो। खा तो हम दवा सर ने शायद एक्सप्लेन किया होगा आहार में अभ्यवरण शक्ति और जरण शक्ति के बारे में। खाना खा लेना दैट इज डिफरेंट थिंग, और खाना पचाना वो अलग बात हो जाती है। यानी कि भोजन के 3-4 घंटे के बाद ही आपको पता चलेगा कि जो आपने खाया था वो सही था या गलत था। तो वो असेसमेंट हमें खुद का करना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद में अस्त आहार विधि विशेष आयतन बताए गए हैं। ये आंखों को समझना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले आता है प्रकृति, यानी कि नेचर। प्रकृति जो है वो एवरी इंडिविजुअल की रहती है, यानी कि मेरी जो प्रकृति है वो मुझे उसे समझना है। मैं जो खाना खा रहा हूँ उसकी भी एक प्रकृति है, तो वो प्रकृति को भी मुझे समझना है। जो चीज मेरी प्रकृति को सूटेबल होती है वही चीज मुझे खाना चाहिए। आज के टाइम में मीडिया में ऐसी बहुत सी चीजें आती है, आप व्हाट्सएप खोल के बैठेंगे या फेसबुक पे बैठेंगे तो बहुत सी चीजें आती है कि ये चीज है, इसके बहुत सारे गुण हैं, ये खाने से आपको ये फायदा होता है, वो फायदा होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसमें जो लिखा है वो आपके लिए उतना ही इफेक्टिव रहेगा। अगर वो चीज आपके प्रकृति के अनुरूप नहीं है तो वो आपको शरीर में जाके प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। इसलिए आपकी प्रकृति को भी समझिए और आपके लिए कौन सा फूड जरूरी है उसकी प्रकृति को भी समझिए, और उसके लिए आप किसी अच्छे वैद्य को भी कंसल्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज आती है करण, यानी कि प्रोसेसिंग। आप फूड कैसे पकाते हैं, उसको कैसे संस्कार करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज हम ऐसे बहुत सारे अप्लायंसेस यूज करते हैं फूड पकाने के लिए, लेकिन हम कभी गांव में या कहीं हाईवे पे खाना खाते जाते हैं और जब वो मिट्टी के चूल्हे में बना हुआ खाना खाते हैं तो उसकी हमें फ्लेवर टेस्ट ही अलग आता है। तो तब हम बोलते हैं कि नहीं आज खाने में मजा आ गया। एक्चुअली एक चीज समझ लीजिए कि जो चीज आप पका रहे हो और उसका फ्लेवर आना बहुत जरूरी है। अगर फ्लेवर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप गलत पका रहे हो या जो चीज यूज कर रहे हो वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है एक्चुअली। यानी कि जो चीज हम पकाते हैं तो उसका उसको फ्लेवर आना बहुत जरूरी है, और इसलिए जो प्रोसेसिंग जो करण है उसको समझना बहुत जरूरी है। आपके लिए आप कौन से एरिया में रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं, आपके क्या प्रॉब्लम्स है, आपकी हेल्थ इश्यू क्या है, अकॉर्डिंगली आयुर्वेद में अलग अलग संस्कार दिए गए हैं, और वो संस्कार होते हैं वो आहार द्रव्य के गुणों को बढ़ाने वाले होते हैं। यानी कि प्रोसेसिंग से हम एक तो इजी टू डाइजेस्टेबल कर सकते हैं, सेकेंडली जो भी चीज है तो उसकी क्वालिटी को और उसके अंदर दूसरी क्वालिटी को हम एनहांस कर सकते हैं। तीसरी चीज आती है कॉम्बिनेशन, यानी कि संयोग। एक्चुअली कॉम्बिनेशन काफी इंपॉर्टेंट चीज है। दवे सर ने विरुद्ध कॉम्बिनेशन के बारे में बात की होगी। जो कॉम्बिनेशन गलत होते हैं तो वो बॉडी में जाके वहाँ डिसीज को जन्म देने का काम करते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि हम जो भी चीज शरीर में दाखिल करते हैं तो उसके दो गति हो सकती है, उसका मोक्ष हो सकता है या फिर वो जो है वो हमारे साथ जुड़ सकती है। तो हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जो हमें शरीर में से वो मोक्ष की गति प्राप्त करे, यानी कि वो कहीं जुड़कर कोई डिसीज पैदा नहीं करे, वो हमें देखना है। अगर वो जुड़ जाता है तो कहीं ना कहीं वो हमारी बॉडी की जो गति है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर देते हैं। इसलिए संयोग कॉम्बिनेशन को जानना बहुत जरूरी है। राशि के बारे में बात हो गई, राशि यानी कि क्वांटम, आपको कितनी मात्रा में फूड खाना है वो हमें देखना चाहिए। कोई हमारे साथ वाला कलीग है वो 5 रोटी खा रहा है इसलिए मुझे भी 5 खानी है, ऐसा नहीं सोचना है। अगर मैं 1 रोटी पचा सकता हूँ तो मैं 1 रोटी ही खाऊं एक्चुअली। सो डोंट कंपेयर विथ अदर्स। एवरी इंडिविजुअल हैज हिज ऑन प्रकृति और ऑन एग्जिस्टेंस, और उसको उसी को समझ के ही, खुद को समझ के ही आगे बढ़ना चाहिए। देश यानी कि हैबिटेट, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स एक्चुअली। आज ऐसा हो गया है कि पहले के टाइम में
ट्रांसपोर्टेशन इतना इजीली नहीं था, तो आप आपके एरिया में जो भी वेजिटेबल्स होते थे, जो भी पल्सेस होते थे, जो भी सीरियल्स होते थे, वही हम खाते थे एक्चुअली। आज ऐसा हो गया है कि सभी कल्चर मिक्स हो गए हैं, तो हम साउथ का भी खाना खाते हैं, चाइनीज फूड भी खाते हैं, पंजाबी फूड भी खाते हैं, कॉन्टिनेंटल फूड भी खाते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि आप जिस देश में रहते हैं और वहाँ की भूमि में जो खाना होता है, वो अगर वहाँ पे जो क्रॉप होता है वो अगर खाते हैं, तो वो आपके बॉडी में बहुत इजीली आपको सूटेबल भी रहेगा और आपको बॉडी को काफी न्यूट्रिशन भी पैदा करेगा एक्चुअली। यानी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और कभी भी मल्टी ग्रेन कंसेप्ट में मत जाइए। आयुर्वेद कभी मल्टी ग्रेन कंसेप्ट को इतना मानता नहीं है, क्योंकि जितना कॉम्प्लेक्स फूड होगा उतना ही कॉम्प्लेक्स डाइजेशन भी या मेटाबॉलिज्म भी रहता है। इसलिए आपको जो सूटेबल है वही चीज को आप यूज में लीजिए। काल यानी कि समय काफी इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहता हूं कि जो हमारा अग्नि है, जठराग्नि है, वो सूर्य को फॉलो करता है और हमारी जो नींद है वो चंद्र को फॉलो करती है। यानी कि जब सूर्य जब मध्याह्न में होता है उससे पहले भोजन कर ले तो ज्यादा अच्छा है, और जब चंद्र मध्याह्न में होता है उससे पहले हम सो जाए तो ज्यादा अच्छा है। सूर्य का मध्याह्न काल 11 से 2 बजे तक का है, यानी कि 11 से लेके 2 बजे तक का मध्याह्न काल है। अगर आप 11 बजे से पहले भोजन कर लेते हैं सुबह में तो वो सबसे अच्छा है। फिर भी आप 11 से 12 के बीच में भी कर लेंगे तो वो भी अच्छा ही रहेगा। लेकिन अगर 2 बजे के बाद यानी कि मध्याह्न काल चला जाता है, उसके बाद आप जो भोजन करते हैं तो वो भोजन आपके शरीर में कोई गुण पैदा करने वाला रहता नहीं है। यानी कि आप देखेंगे कि जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है तो उसमें ये काल में बहुत विसंगतता रहती है। लोग रात दोपहर को 4 बजे दोपहर का भोजन करते हैं और रात को 12 बजे रात का भोजन करते हैं, तो फिर ये सभी चीजें बहुत सारे लाइफस्टाइल और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को पैदा करने वाली रह जाती है। उसी प्रकार रात को 11 से 2 बजे तक का चंद्र का मध्याह्न काल है, यानी कि रात को 11 बजे आप नींद में होने चाहिए, तो वो मध्याह्न काल को भी आपको समझना है। रूल्स ऑफ यूज, उपयोग संस्थान, यानी कि कोई चीज को कब यूज करनी है। हमारे बहुत से फूड ऐसे हैं जो सीजनल होते हैं और वो सीजन में ही अगर खाए तो ज्यादा अच्छा है। आज बहुत सारे एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसी चीजें आ गई है जिससे हम पूरे साल सभी चीजें हमें मिल रही है, लेकिन अगर सीजनल चीज हम खाते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है। और कुछ चीजें ऐसी है जो अगर डे टाइम में खाए तो भी वो ज्यादा अच्छी है। कुछ चीजों को कुछ चीजों के साथ कंबाइन नहीं करना चाहिए और उसी प्रकार से खाना चाहिए। तो ये बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो हमें उसको समझना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। और लास्ट में है यूजर यानी कि उपयोक्ता, यानी कि जो यूज करने वाला है उसको भी अपने जो ऊपर के सारे फैक्टर से उसको ध्यान में रख के आगे बढ़ने चाहिए। उसके बाद आता है मेथड टू टेक डाइट फॉर गेटिंग प्रॉपर न्यूट्रिएंट। एक चीज मैं बता देता हूँ कि न्यूट्रिशन का जो कंसेप्ट है वो आयुर्वेद का पाचन के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ है। आयुर्वेद में ऐसा नहीं है कि भाई ये चीज काफी हेल्दी है इसलिए ये मैं खाऊंगा और मुझे उससे उतना ही बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर वो चीज तो फिर आप ये अगर 8 मेथड से खाना खाते हैं तो आपको मैक्सिमम आपके उसके बेनिफिट मिल सकते हैं। मे बी दवा साहब ने इसको एक्सप्लेन किया है। ऑलवेज ईट हॉट फूड, गर्म खाना खाइए, स्निग्ध खाना खाइए, आपकी जो मात्रा है उसका ही उसमें ही खाइए। और जब मैंने बताया वैसे ही कि पहले का खाना हजम होने के बाद खाना खाइए। कभी भी विरुद्ध जो है पोटेंसी वाला कॉम्बिनेशन में खाना मत खाइए। एक कंसेप्ट है ईट लोकल थिंक ग्लोबल एक्चुअली, यानी कि लोकल फूड ही खाइए। इसके पीछे रीजन है कि जो खाना मैंने खाया है, मेरे पिताजी ने और मेरे ग्रैंडफादर्स और उनके ग्रैंडफादर्स ने खाया है, वो मेरे जीन्स के साथ काफी सुटेबल रहते हैं एक्चुअली। कई बार हम देखते हैं कि हम कॉन्टिनेंटल फूड खाते हैं या इंटरनेशनल फूड खाते हैं, जब खाते हैं तब बहुत मजा आता है लेकिन दूसरे दिन हमें एक अच्छी फीलिंग नहीं रहती है। और जब हम हमारा देसी खाना खाते हैं तो दूसरे दिन हमें अच्छा एक फीलिंग आती है। तो इस वो वही चीज इंडिकेट करता है कि कॉन्टिनेंटल फूड जो है वो हमारे जीन्स उसको इतना इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और उसके चलते फिर ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। सो मैं आपको बताऊंगा कि थिंक ग्लोबल बट ईट लोकल।
और बहुत जल्दबाजी में मत खाइए। मैं कई बार कहता हूँ कि खाना पंचेंद्रिय से खाना चाहिए। पंचेंद्रिय यानी कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन है, जिसमें आंख है, कान है, नाक है, जीवा है और त्वचा है। तो जब आप खाने को देखते हो तो उसको पूरे प्रेम से देखिए। खाना कुछ भी हो, बट आप उसको प्रेम से देखना है आपको। उसको जब उठाते हैं तो उसके स्पर्श को भी आप अनुभूत करिए। उसके जब मुंह के नजदीक लेके आते हैं तब उसके स्मेल को भी आप फील करिए। जब मुंह में रखते हैं तब उसके टेस्ट को भी फील करिए। और जब उसको चबा कर खाते हैं अच्छी तरह पूरे मुंह में घुमा कर, तो चबाने का जो साउंड है वो भी आपके कान में आप महसूस करिए। यानी कि पांचों इंद्रिया इन्वॉल्व होके जब आप भोजन करते हो ना, तो वो आपके बॉडी में बहुत अच्छे से जाके वो काम करेगा। आपके ब्रेन के साथ वो कनेक्ट भी होगा और आपका टोटल फोकस उसमें आएगा। और इस प्रकार का जब हम खाना ग्रहण करते हैं ना, तो वो हमारे बॉडी में जाके एक विशेष उसके गुण उत्पन्न पैदा करते हैं। तो डू नॉट ईट हरिडली, डू नॉट ईट टू स्लोली, डू नॉट टॉक और लाफ व्हाइल ईटिंग, एंड ईट राइटली कंसीडरिंग योर कॉन्स्टिट्यूशन। जो मैंने पहले बताया, प्रकृति के अधीन जो भी आपके भोजन है वो समझ के आपको करना चाहिए। बेनिफिट फूड आगे आ गया है। मानसिक प्रकृति एंड आहार, यानी कि सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। आप हम लोग, हमारे जो संस्कृति है इसमें आहारों को भी इस तरह कैटेगराइज किया गया है कि ये आहार सात्विक है, ये आहार राजसिक है, ये आहार तामसिक है। मॉडर्न साइंस ये चीजों को मानता नहीं है, बट वो चीज हम देख सकते हैं कि जो सात्विक आहार होता है उससे आपका कंसंट्रेशन जो रहता है, या जो आप सत्व आपका अच्छा रहता है, यानी कि आपका खुद का कंट्रोल भी अच्छा आता है। राजसिक आहार ऐसा होता है जो आपके अंदर क्रोध ज्यादा पैदा करता है, जो आपके बॉडी में ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा सकता है। तामसिक आहार ऐसा है जो आपके इंटेलेक्चुअल लेवल को इफेक्ट करता है और आपकी सोच को वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है। और हम कई बार देखते हैं कि आज के टाइम में हम जब जंक फूड का प्रचलन बहुत बढ़ गया है, तो बहुत से लोगों में हम देख सकते हैं कि उनका जो धैर्य है वो काफी कम होते जा रहा है, उनकी जो सहनशीलता है वो भी काफी कम हो रही है। वो सब हम आज देख सकते हैं। स्ट्रेस को बेयर करने की कैपेसिटी जो है वो भी आज हम देख सकते हैं कि लोगों में काफी कम हो रही है। तो ये सभी चीजों का रीजन जो है, ये आहार की जो हमारे मन के ऊपर जो प्रभाव है उसके वजह से ये सब हो रहा है। तो अगर इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए हम बहुत कुछ गलत करने जा रहे हैं। हमारे जो पूर्वज थे ये सब चीजों को काफी सोचते थे और हमें ऐसी चीजों पे काफी फोकस करते थे कि भाई यही खाना खाना है, आपको इसी प्रकार खाना है, गाय का घी ही आपको लेना है। पहले के टाइम में आयुर्वेद में ऐसा कहा जाता था कि जहाँ घी लिखा है तो गाय का घी समझा जाता था। और आज के टाइम ऐसा आ गया है कि हमें गाय का घी के लिए स्पेशली बोलना पड़ता है कि भाई गाय का घी लेना, क्योंकि आज के टाइम में ऐसा हो गया घी यानी कि भैंस का घी। तो जो प्रोटोकॉल है वो पूरे चेंज हो गए एक्चुअली। हमें गाय के दूध के लिए बोलना पड़ता है कि भाई हमें गाय का दूध चाहिए एक्चुअली। तो हम काफी कुछ हमारे जो सांस्कृतिक जो प्रोटोकॉल थे उससे काफी कुछ चेंज होके अभी जी रहे हैं। आज हम मॉल कंसेप्ट में आ गए हैं कि भाई 1 महीने का ही भोजन लेके आओ, और फार्म फ्रेश एक कंसेप्ट चला है। आटा भी आज क्या रेडीमेड मिल रहा है एक्चुअली, कि ताजा आटे की आप रोटी खाओ। लेकिन ये सब चीजें जो है वो आयुर्वेद के काफी विरुद्ध में है, क्योंकि जो भी अनाज है उसको घर में हम भरवाते थे, उसको 1 साल पुराना करके खाने का कंसेप्ट था। और आज जो डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, पीसीओडी है, ये सारे प्रॉब्लम जो भी काफी बढ़ रहे हैं, उसमें ये नए अन्न का बहुत ज्यादा रोल है। तो इसको हमें समझना काफी जरूरी है। ये फोटोग्राफ आप देख रहे होंगे जिसमें मल्टीपल विटामिन बताए गए हैं। आप यूएस जैसे कंट्रियों में, जो डेवलप्ड कंट्री है, वहां पे ये कंसेप्ट है कि कुछ एज के बाद ये विटामिन लेना है, ये कैल्शियम्स लेना है, ये सप्लीमेंट्स लेना है। लेकिन कोविड के टाइम में हमें पता चल गया कि ये सब कुछ लेने के बावजूद भी उनकी इम्यूनिटी हमारे से काफी कमजोर साबित हुई। इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये विटामिन या हेल्थ फूड लेने से हमारे बॉडी में इम्यूनिटी नहीं बनती है, या उससे कई बार तो मैं देखता हूँ कि आज जितने भी पैकेट्स है तो उसमें पीछे लिखा होता है कि उसमें से हमें क्या न्यूट्रिएंट मिलता है। वो लिखने से मिलते हैं कि नहीं वो डाउटफुल केस है एक्चुअली।
बट अगर आपका बॉडी उसको डाइजेस्ट कर जाएगा तो मे बी वो मिलने के चांसेस रहेंगे। बट जो हिसाब से, जो मैंने संस्कार की बात की, जो हिसाब से ये बना रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि जो लिखा है उतना कहीं मिलता ही नहीं है एक्चुअली। इसलिए वो संस्कार ही गलत है, उसमें जो पाक के जो संस्कार है वही गलत हो रहे हैं। भले उसमें लिखा होगा लेकिन आपके बॉडी को इतना मिलता नहीं है। यानी कि न्यूट्रिएंट का जो कंसेप्ट है वो समझना हमें बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशन क्या है? मीडिया फॉर मेंटेनिंग एनर्जी एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर का जो एनर्जी लेवल है और हमारा जो बंधारण है, वो दोनों को जो मेंटेन करे उसको हम न्यूट्रिशन बोल सकते हैं। न्यूट्रिशन शुड बी प्लान अकॉर्डिंग टू वर्किंग पैटर्न और प्रोफेशन। आयुर्वेद ऐसा कहता है कि कर्म आधारित अन्न होना चाहिए, अन्न आधारित कर्म नहीं होने चाहिए। यानी कि एक बंदा जो है वो ऑफिस में पूरा दिन बैठ के काम कर रहा है, एक बंदा जो है वो JEE की तैयारी कर रहा है, नीट की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए खाना अलग हो सकता है। और एक बंदा जो है वो किसी स्पोर्ट्स की तैयारी कर रहा है, वो बैडमिंटन खेलता है, टेनिस, लॉन्ग टेनिस खेलता है, तो उसके लिए जो फूड रिक्वायरमेंट अलग है। जो खेत में जो पूरे दिन फिजिकली वर्क कर रहा है तो उसके लिए न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो अगर आप जो पूरे दिन JEE की तैयारी कर रहा है, अगर उसको आप गेहूं का सीरा या सूजी का सीरा बना के उसको खिलाते रहेंगे 15 दिन, 1 महीना, तो 1 महीने के बाद आप ऑब्जर्व करिएगा कि उसका जो इंटेलेक्चुअल जो फंक्शन है वो स्लो हो जाएगा एक्चुअली। तो और जो फिजिकल तैयारी कर रहा है, अगर उसको आप ऐसी चीज लाइट डाइट देंगे तो फिर उनका वो फंक्शन जो है प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। यानी कि जो भी अन्न जो है, आज क्या हो गया कि हम सभी को एक ही लकड़ी से हाँक रहे हैं एक्चुअली, कि ब्रेकफास्ट तो सभी के ऐसा ही होना चाहिए, लंच तो सभी के ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है, कर्म आधारित अन्न होना चाहिए, अन्न आधारित कर्म नहीं होना चाहिए। तो ये कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद में इसके लिए अन्न पान वर्ग दिए गए हैं। अन्न के 5 वर्ग है, पान के 5 वर्ग है। अन्न यानी कि जो शरीर में जो हम भोजन के माध्यम में लेते हैं। पान जो है वो अलग अलग लिक्विड के माध्यम से, और जो लिक्विड भी नहीं होता है लेकिन वो शरीर में कुछ वहन करवाता है, उसे भी हम पान के अंदर ले सकते हैं। तो अन्न के 5 वर्ग है: सुख धान्य, समिधान्य, मांस वर्ग, शाक वर्ग और फल वर्ग। तो ये अन्न के वर्ग है। उसी प्रकार पान के वर्ग जो है हरित वर्ग है, मध्य वर्ग है, अंबु वर्ग है, गोरस वर्ग है और इक्सु वर्ग है। ये पान है। ये जो 5 रस है मैंने जो बताई, तो उनका प्रभाव हमारे शरीर में कहाँ होता है पहले वो हमें समझना चाहिए। सुख धान्य जो है वो शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करता है, यानी कि वो आहार रस के ऊपर काम करता है। सुख धान्य जो है और हरित जो पान जो है वो आहार रस के ऊपर काम करता है। यानी कि जो हम भोजन लेते हैं और वो भोजन, मान लीजिए कि हमने रोटी ली, चावल लिया, मिठाई ली, और सब अलग अलग चीजें ली है, लेकिन जब इकट्ठा होके पूरी डाइजेशन की प्रक्रिया होके बाद में जो चीज बनती है वो आहार रस बनता है। तो ये जो आहार रस है तो उसके अंदर सुख धान्य कंपलसरी होना चाहिए। तो उसका रोल सुख धान्य का आहार रस पे आता है। जब वो डाइजेशन हो जाता है उसके बाद उसमें से मैंने बताया वैसे ही सार बनता है और कीट बनता है। तो जो सार होता है वो बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और उसमें से सबसे पहली धातु बनती है जिसके रस धातु बोलता है, एक्सट्रैक्ट ऑफ डाइजेस्टिव फूड। तो ये रस धातु जो है वो पूरे बॉडी के बाकी के जो टिश्यूज है उसका न्यूट्रिशन के लिए रॉ मटेरियल है। यानी कि बाकी के जितने भी टिश्यू है वो ये रस धातु के माध्यम से आगे मेटाबॉलिज्म होके अपने लिए जो है वो चीज बनाएंगे एक्चुअली। तो ये जो एक्सट्रैक्ट ऑफ डाइजेस्टिव फूड है इसको रस बोलते हैं। उसके बाद बनता है धातु तक, यानी कि टिश्यू से धातु तक के बाद बनते हैं उपांग। मान लीजिए कि हमारा ये हाथ है, ये हाथ हस्तेंद्रिय है, लेकिन ये हाथ के बनाने के लिए बहुत सारे उसके अंदर उपांग है। उसमें बोन्स है, उसमें बोन मेरोज है, उसमें मसल्स है, उसमें कार्टिलेजिस है। तो ये सारे अलग अलग उपांग है, वो सब मिलके ये एक अंग बनता है। यानी कि जितने भी अंग बनते हैं उसके अंदर बहुत सारे उपांग होते हैं।
तो उपांग बनता है और अंग बनता है, यानी कि 5 लेवल पे हमारे बॉडी में काम होता है। और ये जो मैंने आपको वर्ग बताए, ये 5 लेवल पे काम करता है, यानी कि सुख, अन्न और हरित पान वो आहार रस के लेवल पे काम करता है। समी अन्न और मध्य पान है वो रस के लेवल पे काम करते हैं। मांस वर्ग है और अंबु पान है वो धातु तक यानी कि टिश्यू लेवल को स्टेबिलिटी देते हैं। शाक वर्ग है और गोरस यानी कि मिल्क प्रोडक्ट है वो उपांग को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं एक्चुअली। और इसी प्रकार जो फल वर्ग है और इक्सु रस है वो अंग यानी कि एक जो ऑर्गन बन जाता है तो उसकी स्टेबिलिटी के लिए ये फल और इक्सु वर्ग काम करते हैं। तो ये जितने भी अन्न है वो ये 5 लेवल को धारण करने का काम करते हैं, और जितने भी पान है ये 5 लेवल पे वहन करने का काम करता है, यानी कि धारण करना और वहन होना। एक शब्द है अनुवर्तन, यानी कि मान लीजिए कि कोई भी चीज है वो एक अनुवर्तन के माध्यम से ही काम करती है। हमारे शरीर में एक सेल बना, उसका डिवीजन हुआ और वो बाद में खत्म हो गया, लेकिन अगर वो अनुवर्तन नहीं हुआ यानी कि वो साइक्लिक प्रोसेस नहीं होती है तो वो चीज फिर वहीं पे रुक जाती है। तो हमारे बॉडी में साइक्लिक प्रोसेस है वो कंटिन्यूस होनी चाहिए, जिसको अनुवर्तन बोलते हैं। तो शरीर में जो प्राण का धारण करना जो है वो अन्न से होता है, और प्राण का वहन जो होता है, पूरे बॉडी में प्राण का वहन जो होता है वो पान के माध्यम से होता है। यानी कि ये दोनों इक्वली चलते हैं और हमारे बॉडी पे काम करते हैं। अभी मैं आपको ज्यादा जो बात करूंगा ये सुख धान्य के बारे में सबसे पहले बात करूंगा, बाद के उसको मैं शॉर्ट में ले लूंगा। सुख धान्य यानी कि सीरियल्स जो है वो हमारे फूड का सबसे इम्पोर्टेंट जो है उनको लीडर्स ऑफ फूड कहा जाता है। जो सीरियल्स होते हैं वो सभी भोजन के जो है उसके लीडर्स है। वो क्या करते हैं, दे गिव स्टेबिलिटी टू बॉडी, एक्चुअली गिव स्पेसिफिक डायरेक्शन टू अदर फूड। यानी कि आप ये जो सीरियल्स खाते हैं तो बाकी की जो चीजें आपने खाई है उसको एक प्रॉपर डायरेक्शन में ले जाने का काम ये सीरियल्स करते हैं। मान लीजिए कि आप सिर्फ सलाद के ही खा रहे हैं और आप ये सीरियल्स के साथ सलाद खा रहे हैं, तो सिर्फ सलाद खाने से सलाद के जितने बेनिफिट मिलेंगे उससे ज्यादा बेनिफिट आपको सीरियल्स के साथ सलाद खाने के मिलेंगे। यानी कि जो न्यूट्रिएंट है उनको बॉडी में उसको अन्न रस में यानी कि डाइजेशन के बाद उसका जो रस बनता है, अन्न रस बनता है, तो उसमें मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये सीरियल्स काफी जरूरी है। क्योंकि सीरियल्स जो है वो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो टाइम पीरियड है वो 8 आवर्स में पूरा डाइजेशन कंप्लीट होता है। वो सभी में इंडिविजुअल का टाइमिंग आगे पीछे हो सकता है, बट आइडियली 8 आवर्स में जो फूड का डाइजेशन होता है, तो वो प्रोसेस में ये सीरियल्स की वजह से सभी चीजें ये टोटल प्रोसेस में आइडियली पास होने से मैक्सिमम न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को मिल सकता है। सो दे गिव अ स्पेसिफिक डायरेक्शन टू अदर फूड्स। इट सेपरेट यूजफुल न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड एंड मिक्स इनटू द आहार रस, एंड इट वर्क्स ऑन आहार रस, जो मैंने आपको बताया। उसमें भी जो राइस है उसको मैं आपको सुप्रीम फूड कहूंगा। राइस को सुख धान्य में सबसे ज्यादा मैंने बताया, जो फोटोग्राफ था कि उसमें राइस है, गेहूं है, उसमें ये जो बाजरा है, ज्वार है, जौ है, ये सभी चीज है वो सुख धान्य में आते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस राइस को दिया गया है। और जब हमारे आयुर्वेद में सुख धान्य का लिस्ट दिया है उसमें भी सबसे पहले 6 तो है वो राइस को ही बताया गया, यानी कि वो प्रोटोकॉल से राइस सबसे अच्छा भोजन है। वो राइस क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद जो है वो राइस के 28 टाइप्स है, लेकिन अकॉर्डिंग टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद के मुताबिक 1600 टाइप्स ऑफ राइस होते हैं। और अबाउ ऑल वेरिएंट है वो आयुर्वेद के 3 टाइप्स में आ जाते हैं। आयुर्वेद में राइस के आप देखेंगे बेसिक 3 टाइप्स है। साली चावल जो है वो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशियस, सुपर न्यूट्रिशियस फूड है वो साली चावल। उसके बाद आता है सस्तिक चावल, वो मॉडरेटली न्यूट्रियस है। और व्रीही चावल है वो माइल्ड न्यूट्रियस है। यानी कि व्रीही जो है वो काफी उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू लो है, लेकिन उसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ साली चावल ही खाना चाहिए। साली चावल वो चीज उनके लिए जो खेतों में काम करते हैं,
और मेरे जैसे ऑफिस में काम करने वाले के लिए व्रीही चावल ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो पचने में हल्के रहते हैं। यानी कि भले उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू डाउन कम है, लेकिन मैं उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर पाऊंगा, तो मुझे जो चाहिए वो उसमें से न्यूट्रिशन मिल जाएगा। साथी चावल जो रहते हैं सेकंड वाले, जो मॉडरेट है, वो 60 दिन में पक जाते हैं, इसलिए उनको साथी चावल कहा गया है। और जो साली चावल है, उसके अंदर जो ब्राउन राइस है, जो बासमती चावल है, वो सब उसके अंदर आते हैं। लेकिन ज्यादातर हम लोगों को, जो हमारी तरह सिटी में रहने वाले लोग हैं, उनको बासमती चावल डेली रूटीन में कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। ज्यादातर उन्हें जो कॉलम राइस है उसका ज्यादा यूज करना चाहिए। सस्तिक में जो कृष्णा कमोद है वो सस्तिक में आ जाते हैं, यानी कि जब पकाते हैं तो 3 घर तक उसकी स्मेल जाती है एक्चुअली, तो वो मॉडरेट उसमें आ जाते हैं। और बाकी के जो व्रीही है वो साउथ में ज्यादा यूज होते हैं एक्चुअली। तो वाई चावल को, राइस को सुप्रीम क्यों कहा गया है? क्योंकि वो सिर्फ भारतवर्ष में ही होते हैं। पूरे विश्व में आप जाओ, भारतवर्ष जो था पहले के समय में, भारतवर्ष किसको कहा जाता था? बिटवीन ईरान, इराक टू बाली, जावा, सुमत्रा का जितना कॉन्टिनेंट था उसके बीच का, उसको भारतवर्ष कहा गया था। और इसी क्षेत्र में चावल होता है, बाकी के क्षेत्र में होता नहीं है। 80% इंडियन ईट्स राइस एक्चुअली। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इट राइपिंग ओनली विद द रेन वाटर। आप कैनल के पानी से आपके खेत में पानी लाके बाकी कोई भी क्रॉप पैदा कर सकते हो, लेकिन राइस को आप नहीं पैदा कर सकते। राइस को पकाने के लिए अंतरिक्ष जल ही चाहिए, और वो अंतरिक्ष जल है वो सोम, सूर्य और अग्नि, ये तीनों के साथ पककर ये अंतरिक्ष का जल बनता है। इसलिए उसके गुण इसमें बहुत अच्छे आते हैं। और इसलिए हमारे यहाँ जब यज्ञ पूजा होती है तब भी उसमें चावल की आहुति दी जाती है। और इसके लिए चावल को सुपर जो खाना माना गया है। चावल से आपका इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा अच्छे से आप कर पाते हैं। साउथ इंडियंस एंड बंगालीज आर मोर क्रिएटिव बिकॉज the rice is the core food of that dietetics actually. अदर सीरियल्स में जो है व्हीट है, गेहूं है, बार्ली, जौ है, सोरगम है, जोवार है, बाजरा है, शामक है, कांगनी है। ये शामक कांगनी जो है वो काफी हल्के चीज है, वो भी आज इतने उपलब्ध नहीं है, लेकिन अगर हो सके तो ये हमें फूड में यूज करने चाहिए। उसी प्रकार जो आता है समी धान्य, यानी कि पल्सिस, जो दालें है वो समी धान्य में आ जाती है, और वो हमारे रस के ऊपर काम करती है। यानी कि जब आदमी बीमार होता है और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर होता है, तब वो आहार रस पैदा करने के लिए अगर इतना इफेक्टिव नहीं होता है, तब आपको मूंग के पानी के ऊपर उतर जाना चाहिए। मूंग का पानी डायरेक्ट रस पे जाएगा और बॉडी का न्यूट्रिशन देके उसको नियमन में रखेगा। यानी हमारे गुजरात में कहावत है कि मूंग जो होता है वो पैरों को चलाता है। यानी कि जो आदमी बीमार होके खाट पे पड़ा हुआ है, अगर आप उसको मूंग 2-3 महीने खिलाओगे तो वो खड़ा होके चलना लगता है, वो ठीक हो जाता है एक्चुअली, इतना उसकी एफिशिएंसी है। यानी ये समी धान्य है, उसका प्रभाव है वो हमारे शरीर के जो सर्कुलेट होने वाले टिश्यू है उस पर बहुत अच्छा होता है। उसमें फिर मूंग है, तुवर है, दाल है, मसूर दाल है, चने की दाल है, उड़द की दाल है, राजमा है, ये सारे पल्सिस आ जाते हैं। लेकिन मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज ऑल आर द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स है। लेकिन हम देखते हैं कि आप कोई भी दाल खाओगे तो उसके आपके शरीर पे आपको अलग अलग प्रभाव देखने को मिलते हैं। ज्यादातर उड़द दाल हफ्ते में हम एक ही बार खाने को बोलते हैं, वो भी शनिवार के दिन, और वो भी लहसुन और घी का छौंक देके। वो इसके लिए कि उड़द दाल पचने में काफी हैवी है, और वो एक बार आपने खाया तो वो उसका प्रभाव 7 दिन तक रहता है, इसलिए उसको हफ्ते में एक बार खाना चाहिए। लेकिन जो मूंग दाल है वो डेली रूटीन के लिए बहुत ही अच्छी है, और तुवर दाल भी उसी कैटेगरी में, मसूर दाल भी उसी कैटेगरी में आती है। लेकिन अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा वीक काम कर रहा है, तो सबसे बेस्ट आपके लिए बेसिक जो है मूंग दाल है, और साबुत मूंग और मूंग दाल है। तो ये पल्सिस है। मांस वर्ग यानी कि नॉनवेज फूड, आयुर्वेद में कहीं भी नॉनवेज का निषेध नहीं कहा गया है, क्योंकि जो हमारे ऋषि मुनि थे वो पूरे समाज को ध्यान में रख के उन्होंने संहिता की रचना की थी। तब ऐसे लोग भी जो थे वो नॉनवेज का यूज करने वाले थे।
क्षत्रिय लोग थे जो काफी कुछ फिजिकली युद्ध भी करते थे और फिजिकली वर्क भी करते थे, तो उनको उनके जो टिश्यू है उसको मजबूत के लिए बनाने के लिए तो मांस यानी कि नॉनवेज का तब काफी प्रयोग होता था, जिसके अंदर ये चौपगे प्राणियां जैसे कि भेड़ बकरियां है, या फिर मुर्गी है, टेटर है, या फिर सी फूड जिसको जलीय मांस बोलते हैं, तो ये सबों का भी आयुर्वेद में जगह जगह पे प्रयोग बताया गया है। बट इतना है कि नॉनवेज फूड जो है वो पचने में वेज फूड से हैवी होता है। जो आपको संविधानीय मैंने बताया इसके पहले के, उसमें से जो प्रोटीन मिलते हैं वो, और जो फूड मीन्स एनिमल ओरिजिन जो प्रोटीन है तो वो थोड़े से हैवी टू डाइजेस्ट होते हैं। तो कभी भी ये देखकर मत खाइए कि भाई ये मैं खाऊं या लोग खा रहे हैं। अगर इफ यू आर कन्विंस विथ इनर साइड और आपको लग रहा है कि मेरी ये प्रवृत्ति है, मेरी ये कार्य क्षेत्र है और मैं ये चीज इजीली डाइजेस्ट कर सकता हूं, तो आप ये खा सकते हैं। मांस वर्ग का जो प्रभाव है वो हमारे टिश्यू लेवल पे होता है, यानी कि जो बॉडी के टिश्यू है उसको स्ट्रेंथ देने का काम मांस वर्ग करता है। उसके बाद आता है शाक वर्ग है, जिसके अंदर परवल, करेला, लौकी, कद्दू है और बैंगन है, ये सारे शाक उसके अंदर आ जाते हैं। और शाक में से हमें बहुत सारे ऐसे विटामिन भी मिलते हैं, कुछ कुछ शाकों में बहुत सारे ऐसे जरूरी तत्व भी मिलता है। और शाक वर्ग का जो प्रभाव है वो उपांगों में पड़ता है, यानी कि जो हम भोजन कर रहे हैं उसके साथ अगर जो शाक हम खाते हैं तो वो न्यूट्रिशन को आपके उपांग तक कैरी करके लेके जाएगा, यानी कि वहां तक पहुंचाने का वो मीडिया जो है वो शाक बन जाता है एक्चुअली। यानी कि आप जो भी शुद्ध धान्य खा रहे हैं, समी धान्य या नॉनवेज फूड खा रहे हैं, लेकिन साथ में शाक खा रहे हैं, तो वो शाक जो है वो न्यूट्रिशन को उपांगों तक लेके जाएंगे। उपांग में जो आपके जैसे आप मान लीजिए कि मैंने हस्तेंद्रिय की बात की, सभी अवयव यानी कि हमारे जो अस्थि, मज्जा, संधि के जो स्थान है वहां तक वो पहुंचाने का काम शाक वर्ग करता है। इसलिए शाक का भी प्रयोग हमें करना चाहिए। फल वर्ग जो है उसका काम जो है वो हमारे अंगों पे होता है, यानी कि जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, हम कोई मैराथन दौड़ने जाते हैं, तो साथ में हम काली मुनक्का को अगर साथ में रखते हैं और अगर गुड़ को साथ में रखते हैं, तो वो डायरेक्ट हमारे उस अंग के स्ट्रेस को दूर करता है। यानी कि फलों का हम प्रयोग करते हैं, वो फलों का प्रयोग हमारे अंगों के स्ट्रेस को दूर करता है। यानी जब आप ऐसी एक्टिविटी करते हैं जब आपको अंक पे ही ज्यादा काम करना, मान लीजिए कि आपको ज्यादा इंटेलेक्चुअल लेवल पे कभी, जैसे हम कई बार एग्जाम देने जाते हैं तो बच्चों को ऐसा करते हैं कि भाई 2 बादाम खा के जाओ एक्चुअली, तो वो फल वर्ग में आता है और वो डायरेक्ट अंग के ऊपर काम करता है। अगर आपको ऐसा फिजिकल, जब आपके मसल्स को डायरेक्ट चाहिए कुछ स्ट्रेंथ, तब आप ये फिग है या खजूर का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे ही हम आम का फल गर्मी में खाते हैं तो वो हमारे अंगों को धारण करने का काम करता है। तो ये हमारे फल वर्ग का कार्य है। मान लीजिए कि आपके इंटेस्टाइन के आपको मजबूत कराना है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको छोटी छोटी बातों में मोशन हो जाते हैं, तो वो अंग के लेवल पे काम करना है तो आप अनार उनको दे सकते हैं। अगर रूटीन में वो अनार का फल खाते हैं तो उनका इंटेस्टाइन जो है वो फंक्शन स्ट्रांग होता जाएगा। तो ये फल जो है वो डायरेक्ट ऑर्गन लेवल पे काम करते हैं। उसी प्रकार पान की बात करें, ये हरित वर्ग जो है इट इज ग्रीन एसेंशियल्स के, जिसके अंदर अदरक है, लहसुन है, नींबू है, मूली है, जिंजर है, तुलसी है, अजवाइन है, ये जो अपने धनिया है, मेंथा है, ये सब चीजें जो ग्रीन एसेंशियल्स है। सबसे ज्यादा कोविड में हमने ये चीजों का प्रयोग किया है, स्टीम लेने में भी लिया है या फिर जो आयुष काढ़ा बनाने में भी लिया है या किसी ने इनका जूस बनाकर भी पिया है। तो वो ग्रीन एसेंशियल जो है वो हमारे आहार रस के माध्यम पे डायरेक्ट काम करते हैं। यानी कि अगर इसको हम आहार के साथ लेते हैं तो वो आहार को आगे बढ़ाने में और उसके जो भी कार्य है उसको एक्टिव यानी कि उद्दीपक के तौर पे ये अच्छे से काम करते हैं। तो ये हरित वर्ग जो है वो पान में यानी कि वहन करने का काम करते हैं, वो इसलिए वो पान की कैटेगरी में
आते हैं और उनका जो काम है वो आहार रस को बनाने में, यानी कि जो आहार रस बन रहा है हमारे पेट में, हमारे जो आमाशय और अंतड़ियों जो है उसके वहां पे जो अन्न रस बन रहा है, तो वहां पे न्यूट्रिशन का वहन करने के लिए, यानी कि उसको एक्सट्रैक्ट करके उसको वहां पर अन्न रस में लाने के लिए, उद्दीपन करने के लिए यह हरित वर्ग काम करता है। उसी प्रकार का मध्य वर्ग है। मध्य वर्ग का मतलब हम जो अभी अल्कोहल ले रहे हैं ऐसा नहीं है, आयुर्वेद में बहुत सारे आसव दिए गए हैं। तो आसव जो है वो रस धातु पे काम करता है, यानी कि जो भोजन पचने के बाद जो रस बनता है और जो एब्सॉर्ब होता है, तो उसके साथ अगर आप आसव या वाइन का प्रयोग करते हैं तो वो अच्छे से बॉडी में एक्सट्रैक्ट होके रस में आ जाता है और रस को स्ट्रेंथ देने का वो काम करता है। तो ऐसे बहुत सारे द्राक्षा सव है, द्राक्षादिष्ट है, पीपलिया सव है, रोहितकादिष्ट है, अभ्यादिष्ट है, ऐसे बहुत सारे आसव वरिष्ठ दिए गए हैं जो वो आप लेते हैं तो वो आपके शरीर के रस को मजबूताई देने का वो काम करते हैं और उससे जो टिश्यू के लिए जो रॉ मटेरियल है वो अच्छा बनता है। तो वो लेवल पे ये मध्य वर्ग काम करता है। उसी प्रकार के अंबु वर्ग है। पानी जो है वो टिश्यू को स्टेबिलिटी देने का काम करते हैं। मान लीजिए हम गर्मी बहुत ज्यादा चलते हैं और पानी नहीं पीते हैं, तो कई बार क्या होता है कि टिश्यू लेवल का जो अंदर का सेल का पानी है वो वहां से बॉडी में से बाहर आने लगता है और बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, उससे मस्कुलर क्रैम्प्स आने लगते हैं, चक्कर आ जाते हैं, हाइपोटेंशन हो जाता है। तो बॉडी के टिश्यू को मेंटेन करने के लिए पानी, वाटर, अंबु वर्ग बहुत जरूरी है, यानी कि पानी का प्रयोग हमें करना चाहिए। पानी हम जो नदी का पानी है या बहते झरने का पानी है या फिर तालाब का पानी है और टैप वाटर है, लेकिन इंद्रजल यानी कि बारिश का पानी जो है वो सबसे बेस्ट माना जाता है। और कुछ सीजन में, पहले के टाइम में हमारे गुजरात में कुछ ऐसे सिटीज है कि वहाँ वाटर री हार्वेस्टिंग का सिस्टम डेवलप किया गया है कि बारिश के पानी को आप टैंक में भर के रखते हैं और पूरे साल वो पानी का प्रयोग करते हैं और वो पानी काफी अच्छा रहता है। तो अंबु वर्ग का भी हमें बॉडी की टिश्यू की जो टिश्यू में, यानी कि आपने अगर मांस खाया है और वो मांस से टिश्यू को जो धारण होता है और टिश्यू के अंदर जो वहन करने काम जो है वो पानी करता है। मिल्क प्रोडक्ट है, गोरस है, जिसके अंदर गाय का दूध, गाय की घी, गाय का घी आ जाता है, दही, छाछ, पनीर, चीज, माखन, ये सभी चीज गोरस में आ जाते हैं। और शरीर के जो उपांग है, जो मैंने बताया थे, जो कनेक्टिव टिश्यूज है, उन सबको में ये गोरस से वो चीजें, न्यूट्रिएंट्स वहां पे वहन अच्छे से होती है और वो टिश्यू स्ट्रॉन्ग बनते हैं। अब हम देखते हैं कि भाई लोग कैल्शियम टैबलेट सालों तक लेते हैं फिर भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है, और वही आदमी अगर सौंठ के हल्दी वाला गाय का दूध 2-3 महीने पिएगा या वो छाछ का प्रयोग करेगा तो उसके बॉडी का जो कैल्शियम लेवल है वो अच्छे से नेचुरल वे में जाएगा, क्योंकि आहार के माध्यम से जो न्यूट्रिएंट बॉडी में जाते हैं वो बॉडी बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करता है, और औसत से भी ज्यादा वो आहार के माध्यम से न्यूट्रिएंट बॉडी में जाए वो जरूरी है। तो गोरस का जो वर्ग है वो हमारे बॉडी में जो भी कनेक्टिव टिश्यू है उनको वहन करने का काम करता है। और लास्ट वर्ग है वो इक्सु वर्ग है। वो इक्सु वर्ग यानी कि शुगर केन में से बनी चीजें हैं, जैसे कि गुड़ है, गन्ने का जूस है, शर्करा है, उसी प्रकार से जो शहद है, तो ये सारी चीजें इक्सु वर्ग में आ जाता है, जिसको हम स्वीटनर्स भी कहते हैं। और वो जो है वो हमारे अंगों को अंगों में पान का काम करते हैं, यानी कि जब हम बॉडी में अगर ज्यादा जैसे काफी कुछ कमजोर महसूस होते हैं या ज्यादा कुछ वर्क करते हैं तो ग्लूकोन डी पी लेते हैं या गन्ने का रस पी लेते हैं, तो वो डायरेक्ट ऑर्गन को में एनर्जी को पहुंचाने का काम करता है। पहले के टाइम में आप कोई भी रण प्रदेश में जाते थे तो वो हमेशा पानी और गुड़ साथ में ही रखते थे, यानी किसी को भी चक्कर आ गया या कुछ हो गया तो वो गुड़ का पानी, गुड़ मिला के पानी पिला देते थे और उससे तुरंत ही उसके ऑर्गन को डायरेक्ट न्यूट्रिएंट मिल जाता था। तो ये ऑर्गन के लेवल का जो है पान है वो इक्सु वर्ग है। तो मैं मानता हूँ कि ये पूरा कंसेप्ट आप ज्यादातर समझ गए होंगे। जो अन्नपान वर्गों का कार्य क्षेत्र है, मैं वंस अगेन जो है आहार रस है उसके ऊपर सुख और हरित वर्ग काम कर, सुख अन्न काम करता है और हरित पान काम करता है। रस के ऊपर समी अन्न और मध्य पान काम करता है। धातु तक यानी कि टिश्यू के ऊपर
मांस, अन्न और अंबुपान काम करता है। उपांग यानी कि कनेक्टिव टिश्यू जितने भी है उसके ऊपर शाक, अन्न और गोरस पान काम करता है। और अंग यानी कि ऑर्गन लेवल पे फल, अन्न और इक्षु पान काम करता है। तो ये कंसेप्ट अगर हम समझ के अगर पूरा डिजाइन करते हैं कि आज आपको कौन सी एक्टिविटी करनी है, आपके कौन से लेवल पे क्या पहुंचाना है, तो ये माध्यम से न्यूट्रिएंट जो है वो गंतव्य स्थान पे पहुंच जाते हैं और हमारी जो 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 उस दिन की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाती है। तो इट इज अ वेरी गुड साइंस टू अंडरस्टैंड। और साथ में जो दो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं बताऊंगा। व्हाट इज योर स्लीप पैटर्न, ये आप देख सकते हैं। स्लीप की वैसे तो मैंने बात की, अगर आप इस फोटोग्राफ में से कोई भी हो तो आप गलत तरीके से आपकी नींद ले रहे हो। वर्किंग प्लेस में नींद आ रही है, खाना खाते खाते नींद आ रही है, या आप बहुत ज्यादा जोर से स्नोरिंग कर रहे हैं, बाजू वाले आपके स्नोरिंग से वो डिस्टर्ब हो रहा है, उसकी नींद भी बिगड़ रही है, उसको लगता है आप बहुत अच्छे से खराटे लेके नींद ले रहे हो, लेकिन आपकी नींद भी सही नहीं है एक्चुअली। तो ये नींद नहीं होनी चाहिए। आपकी नींद, ये जो फोटोग्राफ दिख रहे ऐसी होनी चाहिए, चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए और आप निश्चिंत होके सोने चाहिए। सोने से 1-2 घंटे पहले, रात को 9 बजे के बाद आपको मोबाइल जो है वो पावर ऑफ होना चाहिए या साइलेंट जोन में चलना चाहिए। अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो तो वो भी बंद कर लीजिए। ये नींद इसलिए जरूरी है कि हम दिन भर में जो भी खाना खाते हैं और डाइजेस्ट होने के बाद मैंने जो अलग अलग लेवल्स पे बताया वहां पे वो पहुंचता है, लेकिन उसको बॉडी में अपलोड करने का काम है वो हमारी नींद करती है। यानी कि आपकी नींद अगर प्रॉपर है तभी न्यूट्रिशन बॉडी में डाउनलोड हो पाएगा। मीन्स हेल्दी स्लीप इज अ डाउनलोडर ऑफ न्यूट्रिशन। यानी जिनकी नींद सही नहीं है वो चाहे कितना भी न्यूट्रिशन फूड खाए या जितने भी सप्लीमेंट ले, लेकिन बॉडी में वो न्यूट्रिएंट्स डाउनलोड नहीं हो पाएंगे। इसलिए हेल्दी स्लीप इज द सेकंड एसेंशियल थिंग। एंड थर्ड थिंग, आप ये फोटोग्राफ देख रहे हैं, वेयर डज हैप्पीनेस लाई एक्चुअली। इतने सारे पैसे मिल जाते हैं, ये फोटोग्राफ में आप देख रहे हो, तो उससे हैप्पीनेस मिल जाती है। या द किंग ऑफ कॉमेडी चार्ली चैपलिन जो थे, उन्होंने पूरे जगत को हंसाया, लेकिन वो अंदर से काफी दुखी रहते थे। तो ये चीजों में हैप्पीनेस तो नहीं मिलती है। आर दे हैप्पी, ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं उसमें हम देखते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो भी ऐसे मिलके हंसते हैं, और हम लोग भी सुबह लाफिंग क्लब में इकट्ठा होकर जोर जोर से हंसते हैं, लेकिन फिर घर जब आ जाते हैं तब वही उदास चेहरा लेके बैठ जाते हैं। तो क्या लाफिंग क्लब ज्वाइन होने से करने से हैप्पीनेस आ जाती है? नहीं आती है। और ज्यादातर लाफिंग क्लब में ऐसे ही लोग जाते हैं जो दिन भर उदास होकर बैठे हुए होते हैं, तो उसमें भी हैप्पीनेस नहीं रहती है। इफ यू फील हैप्पी आफ्टर सीइंग दिस फोटोज, ये फोटो देखने के बाद आपको खुशी महसूस हुई, मे बी ये फोटो देख के आपको हंसी आ जाएगी लेकिन हैप्पीनेस नहीं आएगी। हैप्पीनेस कहाँ पे रहती है? हैप्पीनेस इज नॉट रिलेटेड विद रिजल्ट। एक चीज आप समझ लीजिए, जो सुख और दुख अनुभूतियां है और अनुभूतियां हमारी जो भी रहती है वो हमेशा परिणाम के साथ जुड़ी हुई होती है। आज मुझे ये मिल जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, आज ये मुझे नहीं मिला तो मैं बहुत दुखी हो गया, आज किसी ने मुझे इस तरह बात की तो मैं दुखी हो गया, बहुत अच्छे से बात की तो मैं सुखी हो गया। यानी कि जो चीज परिणाम के साथ जुड़ी होती है वो सिर्फ अनुभूतियां ही होती है, वो हैप्पीनेस नहीं होती है। और हैप्पीनेस जो भी होती है वो कभी भी परिणाम के साथ जुड़ी हुई नहीं होती है। यानी कि आपके दिन में ऐसी एक एक्टिविटी होनी चाहिए जो किसी भी परिणाम के साथ जुड़ी हुई नहीं हो। मैं ऐसी चीज करूं जो किसी परिणाम के साथ जुड़ी हुई नहीं हो और उसमें मैं अपने आप को भी भूल जाऊं और टाइम को भी भूल जाऊं, यानी कि जो इगोलेस भी करे और टाइमलेस करे, वो ही चीज आपको सही मायने में हैप्पीनेस दे सकती है। अदरवाइज पूरा दिन काम करने के बाद अगर आपको संतोष की अनुभूति नहीं होती है, अंदर से आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है, तो इसका मतलब आप सही जगह पे सही काम नहीं कर रहे हैं। तो वो हैप्पीनेस को समझना बहुत जरूरी है। लास्ट वीक में हमारे यहाँ से गणपति सर आए थे और हमारे विज सर आए थे, तो उन दोनों के चेहरों पे एक पिंक गुलाबी जो दिखती है,
तभी मैंने उनको बोला था कि आपके लाइफ में हैप्पीनेस है और इसीलिए आपके चेहरे पे ये जो शाइनिंग है वो आ रही है एक्चुअली। यानी कि जो हैप्पीनेस क्या करती है, इट एम्पलीफाई इफेक्ट ऑफ न्यूट्रिशन। एक्चुअली हमारा जो न्यूट्रिशन है उसको एम्पलीफाई करती है। जो एसेंस ऑफ फूड है इज ऑब्टेन्ड बाय हैप्पीनेस। मान लीजिए कि आपने अच्छा खाना खाया, अच्छी नींद ली, लेकिन अगर आपके जीवन में आनंद नहीं है तो उसका एसेंस गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाता है, यानी वो एसेंस नहीं आएगा। वाइटलिटी, लॉन्गेविटी एंड इम्यूनिटी, these three quality of food or medicines are not maintained into body without inner happiness। जहां तक आपके बॉडी, आपके शरीर में, आपके रूटीन में, आपकी लाइफ में इनर हैप्पीनेस नहीं है तो कोई भी भोजन या दवाई आपके शरीर में वाइटलिटी, लॉन्गेविटी और इम्यूनिटी पैदा नहीं कर सकती। यानी अगर आपको आपके बॉडी में अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए तो आपको मैंने जो बताया उस ढंग से, उस प्रकार से भोजन का प्रयोग करना है। आपके लाइफ में अच्छी नींद रखनी है और आपके रूटीन में आनंद होना बहुत जरूरी है। बाकी की चीजें हो या ना हो वो नहीं, वो चलेगा, लेकिन आनंद नहीं है। क्योंकि आज मैं देखता हूँ कि हम बहुत सी ऐसी जॉब है कि आप सोने के पिंजरे में बंद है लेकिन आपको आनंद ही नहीं आ रहा है, तो वो मतलब नहीं है। एक्चुअली जीवन में आनंद होना बहुत जरूरी है। आप कुछ भी काम करते हो लेकिन वो काम में आपको आनंद आना चाहिए। आज सातवें धोरण के 7वीं कक्षा का बच्चा 2 मार्क कम आता है और सुसाइड कर लेता है। आज कैंसर जैसी बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो जब उसके अंदर हम उतर के देखते हैं तो एक बार एक सर्वे हुआ था कि स्कूल के बच्चों को 13 से 15 साल के बच्चों को सर्वे किया गया कि भाई आपको सबसे ज्यादा मजा कब आती है, स्कूल में मजा आती है या आपको घर पे आती है। तो ज्यादातर बच्चों का ऐसा आंसर आया कि हमको स्कूल में मजा नहीं आती है और हमें घर पे मजा नहीं आती है। हम जब स्कूल से घर जाते हैं और घर से जब स्कूल आते हैं, तब जब बस में होते हैं तब सबसे ज्यादा मजा आती है एक्चुअली, क्योंकि वहां पे हम अपने आप के साथ है ऐसा महसूस होता है। यहाँ तो हमें टीचर जो है वो गाइड करते हैं और वही हम हमारे ऊपर बैठ जाते हैं। घर पे हमारे माता पिता बैठ जाते हैं। इसलिए बच्चों में आज देखेंगे तो हैप्पीनेस का लेवल बहुत कम हो गया है। दैट्स व्हाई दे आर, हम बचपन में हमें सुसाइड क्या पता ही नहीं था। तो यही इंडिकेट कर रहा है कि हैप्पीनेस उनकी लाइफ में नहीं है। और कैंसर जैसी बीमारियां भी, जहां तक आपका आनंद नहीं बिगड़ता है वहां तक आपको कैंसर नहीं होगा, चाहे आप किसने भी दूसरी चीजें कर लो। इसलिए हैप्पीनेस इज द वेरी एसेंशियल चीज इन योर लाइफ। तो ये 3 चीजों को अगर आप बैलेंस करेंगे तो आपको, आपने जो भी कुछ खाया होगा उसमें से अच्छे न्यूट्रिशन मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थिंक ग्लोबल, ईट लोकल। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर गौरांग लाइंसवाला सर। आपने जो दोष के बारे में बताया, आहार मात्रा के बारे में बताया, अष्टविध आहार विधि विशेषायतन के बारे में बताया, आहार ग्रहण करने की विधि और जो मेंटल स्टेटस के बारे में बताया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमारे आज के इस कार्यक्रम का अंत करने से पहले मैं आप सबको ये जानकारी देना चाहती हूँ कि हम ITM आयुर्वेद हॉस्पिटल की तरफ से भविष्य में मासानुमासी परिचर्या और श्रेष्ठ संतानोत्पत्ति के लिए भी सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करेंगे। आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।